एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे और बचपन, उसका चैप्टर 5, इकाई 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नैतिक एवं स्वयंगात्मक विकास। नैतिक एवं स्वयंगात्मक विकास, जिसका पहला पॉइंट है स्वयं से क्या तात्पर्य है, स्वयं है वो क्या है और इससे का क्या अर्थ होता है। तो मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था स्वयं कहलाती है। यानी जब वह सुख दुख भय क्रोध प्रेम करना ये जो भी अनुभव करता है वो क्या होता है, स्वयं होता है। स्वयं के लिए अंग्रेजी शब्द है वो है इमोशन। इस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर इमोवेयर शब्द से हुई है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना। इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित करना। इस प्रकार स्वयं को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम भयभीत हो जाते हैं और हमें भय लगने लगता है, तो उस भय से बचने का उपाय सोचते हैं। और हम उपाय क्या सोचते हैं, वहां से दूर भाग जाना। ठीक, हम वहां से दूर भाग जाना चाहते हैं। भय से हमारे पसीना आने लगता है, हम कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और हमारी उत्तेजित अवस्था है वो जो हमारे साथ होता है ना, उसे ही समय कहते हैं। इस दिशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार दोनों ही बदल जाता है। यानी हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। सुख दुख प्रेम भय क्रोध आशा निराशा लज्जा गर्व ईर्ष्या आश्चर्य सहानुभूति, ये सब के है स्वयं के, ये सब स्वयं है। स्वयं मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। यानी हम सोच नहीं सकते, जो हम मूल है वही हमारा बाहर सामने आ जाता है। स्वयं तथा मूल प्रवृत्ति के जुड़ाव को समझने के लिए मैकडूगल द्वारा निम्न तालिका में वर्णित किया गया। मैकडूगल ने स्वयं को समझने के लिए स्वयं क्या है और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जब हमारे साथ स्वयं होता है, तो वो एक सारणी के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। तो चलिए हम अभी इस सारणी को एक बार देख लेते। तो देखिए, ये यहाँ पे स्वयं दिया गया है और यहाँ पर इनकी मूल प्रवृत्ति दी गई है। तो भाई, जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, वहां से प्लान कर जाते हैं, यानी वहां से भाग जाते हैं। भूख लगते हैं तो हमें भोजन चाहिए होता है। जब हम समूह में होते हैं तो एकांत से बचने का भाव प्रकट करते हैं। हमें सामूहिकता अच्छी लगती है तो हम एकांत से बचने का कोशिश करते हैं। जिज्ञासा जब हमारे अंदर होती है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं। जब पुत्र कामना होती है तो वो वात्सल्य हो जाता है। आक्रामकता होता है तो हमें क्रोध आ जाता है। और जब हमें रास होता है तो हम मनोरंजन चाहते हैं। तो यही सब है जो है स्वयं की मूल प्रवृत्ति है। अगला हमारा टॉपिक है स्वयं का अर्थ। हम देखेंगे कुछ परिभाषाओं के माध्यम से स्वयं का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो क्रोध है, क्रोध जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो उन्होंने स्वयं के लिए परिभाषा दी है कि स्वयं है वो गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। किम्बल यंग ने इसकी एक अलग परिभाषा दी है कि स्वयं है वो प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। यानी जो भी व्यक्ति है, प्राणी है, उसकी जो उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है स्वयं के कारण, वो क्या है, शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं हैं, वो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। स्वयं की विशेषताएं, अगला टॉपिक है स्वयं की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, स्वयं है वो व्यापक होता है और यह प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अगला है 2 नंबर विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वयं है वो पूर्णतः क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। एक का स्वयं दूसरे से भिन्न होता है। यानी हर व्यक्ति का स्वयं है वो अलग अलग होता है। जैसे किसी को रोना देखकर दया आ जाता है, कोई रोते हुए व्यक्ति को देखकर रोने लग जाता है, कोई हंसने लग जाता है। तीसरी विशेषता है कि स्वयं का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे क्रोधित व्यक्ति समझाने पर भी क्रोध कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति है वो क्रोधित है पहले से ही, अगर हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो वो और ज्यादा क्रोध करने लगता है। चौथी विशेषता है स्वयंगात्मकता संबंध होना आवश्यक है। यह 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति होता है। पांचवी विशेषता है सुख या दुख का भाव निहित होता है। संवेग में सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। छठी विशेषता, संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप होता है। यानी जब हमारे अंदर संवेग की जो प्रक्रिया होती है तो हम सोच नहीं पाते हैं। जैसे जब हमें प्रेम होता है या हम क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में किसी भी व्यक्ति को सोचने का अवसर नहीं मिलता है। सातवीं विशेषता है स्वयंगों का जो मूल परिवर्तन से है वो बहुत अच्छा संबंध है। आठवीं विशेषता, स्वयंगों की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है। व्यक्ति कुछ करना चाहता है और हो कुछ जाता है स्वयंगों के कारण। नौवीं विशेषता है कि स्वयंगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, काफी समय तक स्वयं रहता है। 10वीं विशेषता है स्वयंगों की उपस्थिति से शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं। अगला टॉपिक है स्वयं की दशाएं। स्वयं है उसकी दशाएं कौन कौन सी है, तो उसकी दशाएं
हम देख लेते हैं। जैसे बाह्य शारीरिक परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन, दो प्रकार की दशाएं होती हैं। एक तो बाह्य परिवर्तन जो हमारे शरीर के बाहर दिखाई देता है, और एक हमारा आंतरिक परिवर्तन शरीर के अंदर का जो किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। जैसे बाह्य शारीरिक परिवर्तन है, वो इन परिवर्तनों के अंदर हमारे जो चेहरे की मुद्रा है वो बदल जाती है, हास्य प्रेम आदि भाव है वो स्वर में, हमारे स्वर में परिवर्तन हो जाता है, और शरीर के आसनों में भी परिवर्तन आते हैं। संवेगों की दशाएं व्यक्ति को शारीरिक प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा है आंतरिक परिवर्तन, हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है, तो देखो इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण हमारे सांस, नाड़ी, हृदय तथा रक्त की गति में परिवर्तन, क्रंदनीय सभी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारी सांस फूलने लगती है, हमारी नाड़ी तेज तेज चलने लगती है, रक्त की रासायनिक क्रिया भी बदल जाती है, और पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। रसपाक ग्रंथियों तथा त्वचा की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। तो ये है संवेग की दशा। अगला टॉपिक है संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। संवेग है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखो संवेग है वो भावनात्मक अनुक्रम है। इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक उत्तेजना अनुभव करता है। इसके फलस्वरूप है वो दैनिक प्रतिक्रियाएं होती है, उसमें व्यक्ति के व्यक्त पर व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। संवेगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे आयु एवं परिपक्वता, पहला कारक कौन सा है, आयु एवं परिपक्वता। जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं तो बच्चे के जन्म के पश्चात यानी कुछ दिनों तक संवेग का निश्चित स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता है, लेकिन आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ परिपक्वता भी क्या है, बढ़ती जाती है, जिससे संवेगों की अभिव्यक्ति भी विकसित होती जाती है। किसी के क्रोध, नाराजगी, ईर्ष्या की प्रति प्रतिक्रिया न होने देना ही आत्म नियंत्रण है। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके प्रति हम क्रोध ना करें, उससे नाराज ना हो, उससे ईर्ष्या ना हो, तो ये हमारा क्या आत्म नियंत्रण है, हमारे खुद पे नियंत्रण है। दूसरा है अनुभव, दूसरा कारक अनुभव है। नवजात शिशु होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, उसका मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क उसका कोमल होता है और स्पष्ट होता है, लेकिन विकास के क्रम में है ना बुद्धि परिपक्वता तथा समाज में वयस्क के संपर्क में जैसे जैसे वह कुछ सीखने लगता है, उसका अनुकरण करता है, वैसे वैसे उसके वातावरण की उत्तेजना है वो लगातार उसे प्रभावित करने लगती है, जिसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है और वह अनुभव के रूप में प्रकट होता है। तीसरा कारक है बच्चे के संवेगात्मक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चा बचपन में से विभिन्न प्रकार के वातावरण जैसे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय, सांस्कृतिक स्थितियों से गुजरता है तथा अपने साथ बहुत से अनुभवों को प्राप्त भी करता है। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व से तात्पर्य। व्यक्तित्व है उससे क्या अर्थ है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का प्राय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है वेश बदलना, पर वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का संगठन है। वह व्यक्ति और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्ति उस विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर उसका विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व के संबंध में आत्म प्रत्यय। व्यक्तित्व के संबंध में आत्म प्रत्यय व्यक्ति की स्वयं की प्रतिधारणा, अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिव्यक्ति आदि के संबंध में यह मत रखता है, उसे आत्म प्रत्यय कहते हैं। ये आत्म प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। ये एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर की पूछी जा सकती है, इसे भी जरा नोट कर लेना। आत्म प्रत्यय व्यापक रूप से व्यक्ति के आत्म ज्ञान, आत्म सम्मान, आत्म प्रतिबिंबित आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यताएं एवं व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। ये जो हमने परिभाषा पढ़ लिया, बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर उसके अनुभवों और सीखने का दायरा है वो बढ़ने लगता है, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर अपनी छवि स्वयं निर्मित कर। अगला टॉपिक है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व 2 प्रकार से प्रकट होता है। पहला व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है आत्म प्रत्यक्षीकरण। अब व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना, यह व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है। अर्थात किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विशेष के बारे में गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट एवं अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है, वो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। अब है आत्म प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति की स्वयं की प्रतिधारणा क्या है, वह अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिव्यक्ति आदि के संबंध में अपनी क्या धारणा या मत रखता है, उसे क्या कहते हैं, आत्म प्रत्यक्षीकरण। यानी हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं वो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, और अगर हम खुद के बारे में बताते हैं तो वो क्या है, आत्म प्रत्यक्षीकरण। अगला टॉपिक है अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान होना आवश्यक है, स्पष्ट करें। तो अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे बच्चे के विकास को सरल बना सकते हैं, और संवेग से अभिभावक निम्न प्रकार से लाभ भी ले सकते हैं। और वो क्या है, तो देखिए कैसे लाभ ले सकते हैं। नवीन ज्ञान देने में उनसे संवेगों में सहायता मिलती है। नया ज्ञान जो भी देते हैं उससे संवेग होते हैं, उनका अगर पता होगा तो सहायता होगी उनकी। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं। तीसरा है संवेगों को संतुलित विकास से स्थायी भावों का भी विकास होता है। चौथा है अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है संवेगों के द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों तथा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। छठा कारक है, छठा लाभ है संवेगों का लाभ उठाकर वह बच्चों के जीवन को सरस बना सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है
फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? फ्रायड है, उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या है? तो फ्रायड के अनुसार बच्चे में नैतिक विकास का उदय प्राहम यानी सुपर ईगो के कारण होता है। बच्चों में विभिन्न तरह के जन्मजात अंतर्नोद अर्थात मौलिक, लैंगिक तथा आक्रामक मूल प्रवृत्ति जिसे हम द्वंद्व या आईडी कहते हैं वो पाया जाता है। समाज में मानक के अनुरूप उन्हें सामाजिकृत करने में माता पिता के निस्संग को स्वीकार कर लेते हैं। इसे फ्रायड ने आंतरीकरण की संज्ञा दी है। माता पिता के मानकों तथा विचारों को स्वीकार कर लेने से बच्चा एवं नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इससे वह आत्मदंड, चिंता और दोष से भी बच जाता है। अगला टॉपिक है आस्था बनाम अनास्था यानी आस्था बनाम अनास्था। यह एक एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था है। इसके अनुसार जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से उत्तम उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राय रोते, विलखते तथा चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास और विकसित हो जाता है। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट उत्पन्न होता है। वह इसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इससे उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति जिसे आशा कहते हैं वह उत्पन्न हो जाती है। आशा की उत्पत्ति से आगे चलकर जब वह शिशु वयस्क हो जाता है तो वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा धर्म आदि में काफी आस्था दिखलाता है। अगला टॉपिक है भूमिका बनाम संशय। क्या है? भूमिका बनाम संशय। ठीक है, तो यह एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है जिसकी अवधि 12 से 18 साल की होती है। जब यह किशोरावस्था की अवस्था में होती है, यह जो है एरिक्सन का सिद्धांत है भूमिका बनाम संशय, यह है किशोरावस्था में होती है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता हो जाती है कि वह कौन है और किस लिए है और अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। यानी ये क्या है? यह पहचान है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों पर अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रमित यानी कंफ्यूज हो जाते हैं, संभ्रांति यानी कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसी स्थिति कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिकता है वो बन जाती मनोसामाजिकता का गुण है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसे कर्तव्य परायण कहते हैं की संज्ञा दी गई है, यानी फेडेलिटी की संज्ञा दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ती जाती है। अगला टॉपिक है आत्मीयता बनाम अकेलेपन की अवस्था। यानी एरिक्सन का सिद्धांत है ये 6ठी अवस्था में है। इसकी अवधि 20 से 30 वर्ष की होती है। यह प्रारंभिक व्यवस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों को समर्पित कर देता है। जो लोग दूसरों के साथ घनिष्ठता नहीं कर पाते हैं वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। जो व्यक्ति इस संघर्ष का समाधान ठीक से नहीं कर पाते वे स्वेगात्मक रूप से अलग तथा स्नेह एवं प्यार दूसरों को देने एवं लेने में असमर्थ रहते हैं। अगला टॉपिक है एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन। हमें एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन है वो करेंगे अभी। एरिक्सन के सिद्धांत का समुचित मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि उसका सिद्धांत है वो जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सामयिक कार्यों पर ध्यान देता है तथा उसकी व्यवस्था एक विकासात्मक फ्रेमवर्क में करता है। कॉलेज छात्रों एवं प्रौढ़ किशोरों को समझने में उसके द्वारा प्रतिपादित पहचान के संप्रत्यय को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी महत्व भी दिया गया है। इस गुणवत्ता के बावजूद एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना की गई है। कुछ लोगों का मत रहा है कि एरिक्सन की अवस्था जरूरत से ज्यादा कठोर और सख्त है और कुछ लोगों का मत यह भी है कि एरिक्सन के सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से पूर्णतः सही नहीं उतरते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ लोगों के लिए विशेषकर महिलाओं में पहचान का भाव है वो उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है या फिर दोनों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। जबकि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति में पहले पहचान का भाव उत्पन्न होता है तथा बाद में घनिष्ठता उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक है जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत। अभी हम लगाव का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है। जॉन बॉल्बी के लगाव का सिद्धांत 1958 में प्रतिपादित किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभिक वर्षों में ही अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवंशिकी से प्रभावित होती है किंतु बच्चों के पालन पोषण से बच्चे में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है। पारिवारिक देखभाल और बच्चे की व्यवहारिक शैली से उसमें अधिकतम विकास की सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ समायोजन कर स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लगाव की प्रमुख विशेषताएं। पहला है सुरक्षित लगाव। जब बच्चे यानी
बच्चों के साथ संरक्षक मौजूद होता है तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यानी जब बच्चों के साथ कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद होता है वह खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। दूसरी विशेषता है कि मध्यस्थ लगाव, उन्मुखी लगाव, उभयमुखी लगाव। उभयमुखी लगाव वाले शिशु उस समय व्याकुल हो जाते हैं जब उनके संरक्षक उनको छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार लगाव प्राय असामान्य समझा जाता है। अगला है उपेक्षित लगाव, यानी उपेक्षित लगाव वाले शिशु संरक्षक अथवा पालक से दूर रहना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप एक अनजान अथवा संरक्षक में क्या अंतर पाते हैं तो शिशु दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाता। यानी अनजान और अपने जानकार व्यक्ति में बच्चा है वो कोई भी अंतर है वो नहीं ढूंढ पाता है। अब हम पढ़ेंगे लगाव के घटक। पहला घटक है सुरक्षित संसार। जब बच्चा डरता है तो वह अपने संरक्षक के पास जाकर स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। दूसरा है सुरक्षा आधार। संरक्षक का या पालक शिशु को सुरक्षित आधार प्रदान करता है जिससे वह अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। तीसरा है संबंधों की घनिष्ठता। बच्चा संरक्षक के साथ रहकर स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। अगला है अलग होने पर तनाव। अगर शिशु संरक्षक से अलग होता है तो वह चिंतित व तनावग्रस्त हो जाता है। अगला टॉपिक है जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत की अवस्थाएं। अब हम अवस्था को पढ़ेंगे। इसकी है वो 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पूर्व लगाव अवस्था, यानी जन्म से लेकर 6 सप्ताह तक। इस अवस्था में कई प्रकार की क्रियाओं व संकेतों जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, टकटकी लगाकर देखना आदि से नवजात शिशु अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। दूसरा है लगाव निर्माण की द्वितीय विशेषता जो कि 6 से 8 माह तक की होती है। इस चरण में शिशु परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को देखकर एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है जैसे मुस्कुराना, किलकारी मारना। तीसरा है लगाव की पूर्ण अवस्था जो 8 माह से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे को परिचित एवं अन्य बच्चों से तुरंत लगाव हो जाता है और उससे अलग होने व शिशु में दुश्चिंता उत्पन्न होती है। चौथी अवस्था है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था जो कि 2 वर्ष से आगे होती है। शिशु में भाषा का विकास हो जाता है। अब शिशु अपने परिचितों को शब्दों के द्वारा अपनी बातें कहने लग जाता है। बॉल्बी के अनुसार इन चारों अवस्थाओं में बच्चे को जो अनुभव प्राप्त होता है उससे वह संरक्षक के प्रति स्नेह बंधन बनाता है। यदि एक बार यह बंधन पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो अब इन बच्चों को संरक्षक के साथ रहने व उनसे नजदीकी बढ़ाने व न बढ़ाने का भी इन संबंधों पर असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार बच्चे एवं माता पिता का यह संबंध बच्चे के व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अपने सभी सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।